तुम लोगों की डिमांड पे एक रिवीजन क्लास रख रहे हैं, पहले ही बता रहे हैं, तुम्हारी डिमांड पे, है ना। बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि हम एकदम शुरू से चैप्टर स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल आखिरी तक पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक। हम बीच का एक टॉपिक उठा रहे हैं जहाँ पे अभी मेरे को बताया गया है कि यहाँ से पढ़ाना है। हम लोग को पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। अब ये टर्म जो केमिकल प्रॉपर्टीज आता है, कई लोग कहेंगे नहीं सर हम तो यहाँ पे आपने बताया था वो पढ़ने आए हैं रिएक्शंस, तो तुम लोगों को शायद ना पता हो, मैं बता देता हूँ कि रिएक्शंस ही केमिकल प्रॉपर्टीज में काउंट होते हैं, राइट। मार्कर मेरे पास है। कुछ चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं, जैसे पहली प्रॉपर्टी है ना, मैं एनसीईआरटी मैंने इसीलिए मंगाई थी ताकि मेरे पास कोई प्रिपरेशन नहीं है, पहले बता दें। पहली प्रॉपर्टी है कंबशन। कार्बन के सारे कंपाउंड बर्न होते हैं। कंबशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना, रिएक्ट करना, ठीक है। तो देखो इन्होंने लिख रखा है इन ऑल इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म्स बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद हीट एंड लाइट। इसी प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन के जितने भी कंपाउंड बनते हैं वो बहुत अच्छे फ्यूल होते हैं क्योंकि वो हीट देते हैं हमको, राइट। तो कार्बन के सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म, एलोट्रोप्स क्या होते हैं? सिर्फ कार्बन ही होगा पर स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से उनका बना होगा। तो अगर मैं कहूं कि डायमंड को करोड़ों रुपए खर्च, करोड़ों ज़्यादा हो गया, लाखों रुपए खर्च करके हमने डायमंड खरीदा और डायमंड को अगर हम सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं, जिसको हम क्या कहते हैं, बर्न कराएं, ऑक्सीडेशन कराएं, तो डायमंड भी बर्न होके सिर्फ तुम्हें क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ नई चीज़ नहीं देगा। यहाँ तक क्लियर है? ग्रेफाइट को भी अगर बर्न करो तो भी वही बकमिंस्टर फुलरेन, उसको भी करो, वो भी आपको सेम आउटपुट ही देने वाला है, कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। इन्होंने दे रखा है C+O गिव CO2 हीट प्लस लाइट, ये फालतू बातें, हम लोग इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे नहीं, इसको बस लिख लेते हैं कहीं पे। तो C+O2 गिव CO2 प्लस हीट एंड लाइट, इसको हमने डेल्टा से दिखा दिया, डेल्टा से हम दिखाते हैं एनर्जी, ठीक है। बैठते जाओ, डिस्टर्बेंस नहीं करना है अभी। इसी में लिखा हुआ है कि और भी कंपाउंड बर्न करते हैं और वो भी कार्बन डाइऑक्साइड तो देंगे ही देंगे। अरे कार्बन है और ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट कराओगे तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। एग्जाम्पल इन्होंने मीथेन का दिया है। मीथेन के केस में, मीथेन इज CH4, इसको अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं, जिसको हमने नाम दे दिया है कंबशन, क्या नाम दिया है? कंबशन, जलना, है ना। तो इससे बनेगा CO2 प्लस H2O। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होंगे, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कार्बन के वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन भी अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है, मात्रा मीन्स अमाउंट में, ठीक है। और भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन भी लगा हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है कुछ छोटे मोटे अमाउंट में, बट मैक्सिमम अमाउंट में कार्बन और हाइड्रोजन होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? एकदम क्लियर। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। वो देखिए तुम लोगों ने जो CNG वाली गाड़ियां आती हैं, CNG इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और नेचुरल गैस है तो नेचर से बनी होगी। वो तुम्हारे छोटे मोटे वो होते ना, छोटे छोटे होते थे, डायनासोर होते थे और पेड़ पौधे होते थे, वो दब गए, मर गए, उल्टे ऑर्डर में मर गए, दब गए, है ना। फिर उससे वो पेट्रोलियम बना, डीजल बना, केरोसिन बना, पैराफिन बना, बहुत सारी चीज़ें बनी, और उसी में थोड़ा बहुत नेचुरल गैस भी बनी। उस नेचुरल गैस में होगा क्या? कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट कराओगे तो बनेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, अलग अलग अमाउंट में हो सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर अलग अलग अमाउंट में बन रहा है तो बनना क्या चाहिए? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए अगर तुम किसी CNG वाली गाड़ी का जो एग्जॉस्ट होता है पीछे, जो साइलेंसर जिसको हम कह देते हैं, एग्जॉस्ट होता है वो, उसमें देखना पानी टपकता रहता है, और सिर्फ सर्दियों के दिन में नहीं, गर्मी में भी होगा।
पेट्रोल वाली गाड़ियों में थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग होता है, तो बनता वहाँ भी है बट उतनी अमाउंट में नहीं बनता है। इसका सबसे आसान एग्जाम्पल होता है, अगर तुम घर पे ट्राई करना चाहो तो एक मोमबत्ती में भी क्या होता है, वैक्स होता है ना, पैराफिन है ना। मोमबत्ती को अगर आप जलाओगे और उसके ऊपर कोई एक बर्तन हल्का सा लगाओगे तो उसमें भी मॉइस्चर आएगा, हल्का फुल्का मॉइस्चर आता है, राइट। जो घरों में गैस होती है ना, वो एलपीजी सिलेंडर वाली, बर्नर के ऊपर भी अगर तुम भगोना कोई रख करके उसको गर्म करते हो तो उसमें भी तुम्हें फील होगा नीचे मॉइस्चर है। हाँ, बहुत गर्म कर दोगे तो वो हीट की वजह से वो बंद करके कुछ निकल जाएगा, बट तुम्हें फील होगा दैट उसमें भी पानी मॉइस्चर है। ठीक, ये चीज़ करके देख सकते हो, पेपर के बाद आराम से करना। अभी 10th में है तो 10th के बोर्ड पे ध्यान देंगे, फिर एक्सपेरिमेंट पे ध्यान देना, है ना। करते चलो, अच्छी बात है। तो इन्होंने कई सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। इन्होंने CH3CH2OH जो कि होता है एथेनॉल, उसको भी बर्न कराया है और बना सेम चीज़ है, बहुत ज़्यादा उस पर दिमाग नहीं लगाना है हम लोगों को। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात NCERT में, हम पूरी NCERT को फॉलो करते हैं अभी, इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम वाइल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल गिव अ येलो फ्लेम विद अ लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक। अब होता क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, और अनसैचुरेटेड वाले में डबल बॉन्ड्स होते हैं। सैचुरेटेड वाले कंप्लीटली बर्न कर जाते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीटली बर्न नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम होती है। और अनबर्न्ड कार्बन के जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स कह लो, एटम्स कह लो, वो फिर उड़ते हैं साथ में, लाइट हो जाते हैं गर्म होकर के, लाइट नहीं होते बट गर्म होकर के डेंसिटी कम होती है और ऊपर उड़ जाते हैं। और जब वो ऊपर उड़ते हैं तो हमको ब्लैक फ्लेम दिखती है, ठीक है, स्मोक दिखाई देता है। इसकी दो कंडीशंस हैं, वो ब्लैक जो स्मोक मिल रहा है ना साथ में, दो कंडीशंस पे आपको मिलेगा। पहली कंडीशन कि आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करो, और दूसरा ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड रखो। घर में वो स्टोव होता है ना, वो एलपीजी गैस वाला, उसमें कभी आप बर्न करो तो आप देखोगे जो फ्लेम है वो नीले रंग की बर्न होती है, और वही जब सिलेंडर ख़त्म होने वाला होता है तो उसमें येलोइश फ्लेम जलती है। अगर कभी देखा हो ऐसा, है ना, वो येलोइश हो जाता है। द रीज़न इज सेम कि वहाँ पे प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इसलिए ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, या गैस ही कम है तो वो बर्न ठीक से नहीं हो पा रही है, वॉट एवर आर द रीजन्स, ठीक से नहीं बर्न होगा तो येलोइश और स्मोकी फ्लेम मिलेगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी में आगे लिख रखा है, दिस रिजल्ट इन अ सूटी डिपॉजिट ऑन द मेटल प्लेट इन एक्टिविटी तो हमें खास मतलब नहीं है अभी, है ना, मैं भूल गया, एक्टिविटी आज दिखाने वाला था बट ठीक है, रिकॉर्डिंग में से वो नहीं दिखाना होता है। तो सूटी डिपॉजिट यानी कि वो कार्बन का एक अजीब सा काला काला सा डिपॉजिट हो जाता है ना। दीपावली में कई लोगों के यहाँ दिया रख करके काजल बनाया जाता है और फिर वो ज़बरदस्ती बच्चों को टॉर्चर किया जाता है ना, हमें बड़ी दिक्कत होती थी। तो ये भी सेम चीज़ है, आपने कुछ जलाया हुआ है और ऊपर से दिया रख रहे हो तो ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भारी होती है, बर्न होकर के उसकी जगह को वहाँ पे ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, तो ठीक से बर्न होगा नहीं, काली फ्लेम बनेगी, सूटी फ्लेम बनेगी, राइट। और उससे फिर वो काजल हम लोग बनाते हैं। कहा जाता है कि वो काजल लगाने से आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, कहा जाता है, डॉक्टर्स मना करते हैं, क्योंकि काजल लगाते लगाते वो जादूगर बना दिया जाता है, वो इतना मोटा मोटा ना, तो गड़बड़ होता है, राइट। काम की बात पे आते हैं। इसी में आगे लिखा हुआ है, देखो लिखा भी हुआ है, इफ यू ऑब्जर्व द बॉटम्स ऑफ कुकिंग वेसल्स गेटिंग ब्लैकेंड इट मीन्स द होल्स इन द बर्नर आर गेटिंग ब्लॉक्ड। बर्नर में देखा है होल्स होते हैं कई सारे, किस तरह का होता है वो भी मैं दिखाता हूँ। ऐसा कुछ होता है शेप, तो थोड़ा ऑब्लिक व्यू है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छेद होते हैं, तो वो गैस और एयर का प्रॉपर मिक्सचर आना चाहिए। प्रॉपर मिक्सचर नहीं आएगा तो ठीक से बर्न नहीं होगा, ठीक से बर्न नहीं होगा तो स्मोक पैदा करेगा। ठीक है, एकदम क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो किसी को ऑक्सीडेशन में कोई दिक्कत, कंबशन में कोई दिक्कत, कंबशन एकदम क्लियर। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करने को हम कहते हैं
कंबशन। कंबस्टिबल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सब्सटेंसेस क्या होते हैं जो बर्न करें विद अ फ्लेम वगैरह, है ना। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है ऑक्सीडेशन। पहला हो गया कंबशन, दूसरा है ऑक्सीडेशन। ऑलमोस्ट सेम रिएक्शंस हैं, ऑलमोस्ट। वहां पे भी देखो ऑक्सीजन जुड़ रहा है आकर के। यहां पे ऑक्सीडेशन तो हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ रखा होगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे ऑक्सीजन ही हम ऐड करेंगे। तो मेन डिफरेंस क्या है, वहां पे बर्न हो रहा है, यहां पे सिर्फ रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, यहां पे बर्न हो रहा है, कुछ जलाया जा रहा है। और अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें ऑक्सीजन ऐड होगा या किसी एक एटम या मॉलिक्यूल को रिप्लेस करेगा। ठीक है, डिफरेंस समझ गए कि हम अलग से ऑक्सीडेशन क्यों पढ़ रहे हैं, राइट। तो इसको पढ़ने के लिए पहले थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेते हैं। हाँ भाई, ऑक्सीडेशन सब हम लोग जानते हैं। इन्होंने केवल एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दे रखा है, राइट। आप और भी यूज कर सकते हो, अभी एनसीईआरटी से स्टिक करेंगे। दिस इज अ रिवीजन क्लास, तो हम बिल्कुल एकदम बेसिक से नहीं उठा रहे हैं कि यहां से लेके वहां तक पूरा बताएंगे, थोड़ा स्पीड अप करेंगे प्रोसेस को। तो भाई इन्होंने कहा कि अगर एथेनॉल, अभी एथेनॉल क्या होता है थोड़ा सा इस पर भी फोकस करते हैं, बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए एथेनॉल। आप सब जानते हो, नहीं जानते हो तो जान जाओगे। तो CH3CH2OH, ये इसमें आ रहा है, पूरे में आ रहा है ना। हाँ, एक बार ऐसे हुआ, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ऊपर लिखे जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग यहाँ तक की हो रही, फिर बड़ी मजा आई। ऑक्सीडेशन जो करवाता है, जो ऑक्सीजन को लेके आता है, वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, सबको पता है। अब यहां पे हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो दो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे 10th के सिलेबस में मेंशन्ड है। एक होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और एक होता है पोटेशियम परमैंगनेट। अभी रिकॉर्डिंग के बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगा भी कि पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में डालने पे कैसा दिखता है ना। मतलब यहाँ पे है नहीं मेरे पास, बट एक वीडियो भी कल ही रिकॉर्ड किया था, उसमें बनाया था। तो काम पे आते हैं। तो दोनों तरीके से ही हैं, इन्होंने दोनों ही ले रखा है। एल्कलाइन KMnO4, ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट। तो KMnO4 ये एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन मतलब बेसिक थोड़ा सा होता है। या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, जिसको हम कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। आप कुछ भी यूज कर सकते हो। मेरा सजेशन दोनों लिख दो और करके, जैसे बुक में लिखा हुआ है और करके लिख दो, और थोड़ा सा हीट किया जाता है। ठीक, तो ये एल्कलाइन है। और यू कैन यूज एसिडिफाइड, पूरा लिखेंगे यहाँ पे, है ना, K2Cr2O7। और ये बनाएगा, ये क्या बनाता है, ये अल्कोहल की एक प्रॉपर्टी है, ये बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसमें कुछ चीजें याद रखने वाली होती हैं, जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 2। ठीक है, तो अब जो बनेगा उसमें भी कितने कार्बन एटम होंगे, 2। ये चीज याद रखने वाली है ना। तो ये बनेगा CH3COOH। तुम ध्यान से देखो इसमें क्या ऐड हो गया, 2 हाइड्रोजन हटाए हैं और ऑक्सीजन हमने ऐड किया है। नहीं तो बना, हाइड्रोजन हटाया और क्या ऐड किया, ऑक्सीजन। क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी इस फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट भी आ सकता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऑक्सीडाइज एल्कोहल। ये एल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। एल्कोहल सिर्फ पिए नहीं जाते, हाथ पे लगाए भी जाते, है ना। जो कोविड के टाइम पे हैंड सैनिटाइजर था, थोड़ा तुम्हें दिमाग में भी डालना है, ब्रेन सैनिटाइज हो जाएगा उससे, है ना, बुरे ख्याल सारे निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन ऐसा कुछ आ सकता है, हाउ विल यू कन्वर्ट एल्कोहल्स इनटू सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो बाय ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कौन करेगा? कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पे इसको हीट भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा वार्म करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? या तो एल्कलाइन KMnO4 जिसको हम पोटेशियम परमैंगनेट भी बोलते हैं, या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 जिसको हम पोटेशियम डाइक्रोमेट भी बोलते हैं। बुक में लिखा होगा, हाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो पढ़ेंगे इसको तो अच्छे से और समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत। स्ट्रॉन्ग है दोनों, अच्छे से ऑक्सीडाइज करेंगे। कुछ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं, हम लोग यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा मान लो मैंने यहाँ पे एथेनॉल की जगह प्रोपेनॉल लिया होता तो यहाँ क्या बनता? प्रोपेनोइक एसिड। भाई एथेनॉल लिया तो एथेनोइक एसिड बना। तो तुम शराब से सिरका बना सकते हो थोड़ा बहुत, है ना। इसके लिए घर पे जाके ना बोल लेना कि मम्मी 2 बोतल शराब चाहिए। फिर बेल्ट पड़ेंगी, अगर नहीं पढ़ी हैं तो पढ़ जाएंगी, जिनको पढ़ी हैं सही पढ़ी हैं। काम की बात पे आते हैं। तो आप लोग एथेनॉल को एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो, प्रोपेनॉल को प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। मेन पॉइंट क्या है यहाँ? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन बोथ द कंपाउंड्स इज सेम। ठीक, पक्का, कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन इस तरह का कुछ आ गया, मान लो कि सब्सटेंस ए, अगर हमने इसमें जोड़ दिया एल्कलाइन KMnO4 और थोड़ा सा हीट कर दिया, मान लो क्वेश्चन ऐसा आता है, और इससे बना सब्सटेंस B, वेयर B was found to be CH3CH2COOH, तो व्हाट इज कंपाउंड A? ये क्या है? ये क्या है? प्रोपेनोइक एसिड। ये प्रोपेनोइक एसिड है और हमने क्या लगाया है? एल्कलाइन KMnO4 दैट इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ये बन रहा है तो हमने इनिशियली क्या इस्तेमाल किया होगा? एल्कोहल। और सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, यानी कि वहां पे क्या होगा? प्रोपेनॉल होगा। ऐसा क्वेश्चन आता है। उल्टा भी आ सकता है, यहाँ पे दे दिया होगा, वहाँ कुछ बना देंगे। ये बात समझ में आई। और ऐसा भी हो सकता है कि कह दें कि ए को बर्न करने पे एक फ्लेम मिल रही थी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा था, तो हमको पता है कि ए क्या है? हाइड्रोकार्बन हो सकता है। ये हमको अब एजम्पशन हम ले सकते हैं, हालांकि इतने में भी हो जाएगा। कई बार होता था ए से बना बी, बी से बना सी, सी से बना डी, डी से बना ई, और डी दे रखा है क्या है, तो डी कहाँ से बना होगा निकालना है, और डी से ई क्या क्या बन सकता है वो निकालना होगा। ये सबसे कठिन क्वेश्चन माने जाते थे बच्चों के द्वारा, मेरे द्वारा नहीं, मैं तो पढ़ूंगा नहीं, मैं क्यों पढ़ूँ, है ना। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन। ये बड़ा ही ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, है ना। इसको लिखा रहने देते, कूल लग रहा है, पूरा दिख रहा है ना इसमें? हाँ, आधा दिख रहा है, प्रोडक्ट दिख ही नहीं रहा है। हम पढ़े हैं, प्रोडक्ट दिख ही नहीं रहा है। खैर कोई बात नहीं। तो एडिशन रिएक्शन पे आते हैं। एडिशन हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। क्या होता है? जब कोई सब्सटेंस आके जुड़ जाए, और जुड़ने के लिए आपके पास स्पेस होना चाहिए ना। तो जनरली क्या, हमेशा ही आपके सिलेबस में, 10th के सिलेबस में एडिशन रिएक्शंस अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ही हो सकते हैं। ऐसा क्यों? मान लो कार्बन है और फिर से कार्बन है, डबल बॉन्ड मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ट्रिपल भी मान सकते हैं, डबल भी मान सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और ये जो हमारा एक अजीब सा सब्सटेंस बना, इसको हम बोलेंगे 2 कार्बन एटम याद रखिए, एथ, बीच में लगा है डबल बॉन्ड, तो इन नंबरिंग का कोई झमेला नहीं है, यहाँ पे 2 ही कार्बन एटम है, तो ये बन गया हमारा इथीन। अगर हम इसमें, अगर कभी कैसे भी, अभी हम कैसे जोड़ेंगे वो बताएंगे, वो कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं वो भी बताएंगे, है ना। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे हमको जोड़ना है। अगर ये जुड़ गया तो देखो, ये हाइड्रोजन इसकी जगह आया तो सब्स्टिट्यूशन हुआ, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है। अगर इन कार्बन के बीच का बॉन्ड हम तोड़ दें
और एक हाइड्रोजन यहाँ और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दें तो क्या हमको CH3 यानी इथीन से इथेन मिल जाएगा। तो ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट कर दिया, सिंगल बॉन्ड में। अगर ट्रिपल होता तो पहले डबल बनता और हाइड्रोजन देते तो सिंगल बन जाता। यानी एडिशन रिएक्शन, और जुड़ क्या रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो अब हम कहने को तो ये भी कह सकते हैं ना कि दिस इज अ रिडक्शन, कह सकते हैं। तो दिमाग खोल के रहना, तो दिस इज रिडक्शन एज वेल, क्योंकि हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। इसमें बता सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कि कार्बन कहां से, हाइड्रोजन को कौन लेके आया, कौन लाया हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन खुद ही तो लाया खुद को लेके तो यही हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। और अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, बिकॉज ऑल रिएक्शंस आर रेडॉक्स रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन उठा लो, ठीक है। अब वही सवाल ना पूछना कि सर H2 को तोड़ दिया H और H में, होमवर्क है आज का, H2 को तोड़ा H और H में अब बताओ कौन रिडक्शन होता, कौन सा ऑक्सीडेशन। दिमाग लगाना, सब सही है, गलत कुछ भी नहीं, दिमाग लगाना सब आएगा। अभी हम लोग सिलेबस पे रहते हैं। तो अगर हमको डबल बॉन्ड का सिंगल या ट्रिपल बॉन्ड का डबल या ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बनाना है, यानी अनसैचुरेटेड को क्या बनाना है, सैचुरेटेड, तो हम क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन। और किस रिएक्शन के थ्रू जोड़ेंगे, एडिशन। रिडक्शन कह सकते हो, बट क्योंकि बुक में लिखा है एडिशन तो हम बुक की बात करेंगे। अब जैसे बुक ने यहाँ पे बोल दिया कि हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे कुछ और एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। आर का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल जानते हैं सब लोग, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मैं उल्टा तो नहीं बोल रहा था ना, से बोल रहा ना, एक जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटाओ तो वो बन गया एल्काइल ग्रुप CH3, एक बॉन्ड अभी भी वो बना सकता है। तो यहाँ पे भी R हो सकता है, यहाँ पे भी एक एल्काइल ग्रुप हो सकता है, बाकी हमें उससे मतलब नहीं है। इसमें भी हाइड्रोजन आके जुड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिटेल में सब कुछ नहीं दिया हुआ है, काम की बात पे रहते हैं केवल। तो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, अब ये कैटलिस्ट क्या होते हैं, हर ग्रुप में झगड़ा आपस में होता ही है सबका, है ना। मान लो हम तीनों का झगड़ा हो रहा था, इन दोनों का झगड़ा होता था, हम तीनों का क्यों होगा, है ना। मैंने इसके कान में जाके बोल दिया, नाम नहीं लेंगे थे, मैंने इसके कान में जाके बोल दिया, मैं होता तो नहीं सहता अब झगड़ा चालू हो जाएगा ना, मेरी वजह से कुछ जल्दी हो गया। पहले भी झगड़ा होता, अभी भी झगड़ा हो रहा है, पर मैंने उस झगड़े को क्या कर दिया, एक्सेलरेट कर दिया, जल्दी हो गया। तो वैसे ही एडिशन रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट चाहिए होता है। घर में तुम लोग बुआ वगैरह को देखते हो, उनका काम यही होता है ना, शादी ब्याह में देखते ना, आगे से आगे नाचती रहेंगी, उछलती रहेंगी, उसके बाद मुंह फुला के बैठ जाएंगी एक जगह, है ना। फिर उनकी वजह से आपस में 4 लोग झगड़ा कर रहे हैं, बता रहा हूँ, बस पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ किसी को। तो ऐसे रिएक्शंस को कैटलिस्ट की तरह हमें चाहिए होता है निकेल। जनरली जैसे तुम्हारे सिलेबस में तो 2 ही दिए होंगे मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे याद है। देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, निकल और पैलेडियम दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज निकल और पैलेडियम, हाइड्रोजन गेट्स एडेड इनटू डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स, और वो क्या कहलाते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, है ना, या कंपाउंड्स। और उसमें फिर वो क्या कन्वर्ट हो जाते हैं, सैचुरेटेड वंस में, ठीक है। इसी में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इसमें देखो जैसे लिखा हुआ है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत आसान है, बहुत कॉमन भी है, सुनना। लिखा है एनिमल फैट्स जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड, ठीक है, which are said to be harmful for health. Oil containing unsaturated fatty acids should be chosen for cooking. घी ज़्यादा नुकसानदेह होता है हमारे लिए कंपेयर टू ऑयल, पर इसका मतलब ये नहीं देसी घी हटा करके मोबिल ऑयल में आप खाना बनाने लगें, है ना थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना है, ठीक है। बटर खराब होता है हमारे लिए, बटर खराब है बिकॉज बटर इज कौन सा, अब ये तुम दिमाग लगाओ, ठीक है। तो काम की बात पे करते हैं। तो एडिशन रिएक्शन समझ में आया, इसमें क्या होता है, इसमें निकल कैटलिस्ट होता है और हाइड्रोजन ऐड हो जाता है।
और जहां पे भी डबल बॉन्ड था उससे क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। कोई दिक्कत इसमें, एकदम क्लियर। नेक्स्ट आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बड़ा ही अच्छा रिएक्शन होता है क्योंकि इससे वो सब्सटेंस बनता है जिससे तुम लोगों को किडनैप कर सकते हो, क्लोरोफॉर्म, है ना। चलो, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, जब एक सब्सटेंस को दूसरा सब्सटेंस रिमूव कर दे, रिप्लेस कर दे, उसकी जगह खुद आ जाए। जैसे मीथेन की बात करें, CH4 में अगर क्लोरीन ऐड करते हैं, ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कुछ लोग HNU लिखते हैं, सनलाइट भी लिख सकते हो, सब सही है। बुक में क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं, हमें खुद नहीं पता। बुक में लिखा हुआ है कुछ नहीं, बहुत बढ़िया। हाँ नहीं, ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना। तो यहाँ पे सनलाइट हमने दे दी थोड़ी सी, है ना। एक H और एक HCl निकाल देंगे, है ना, और बचेगा तुम्हारे पास CH3Cl प्लस HCl, वही जो तुम्हारे पेट में है ना। डायरेक्टली नहीं, वो बनता ही है ना, ऐसा नहीं एसिड पी जाओ घर जाके कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ही नहीं। तो ये बना क्लोरोमीथेन, क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड भी तो बोल सकते हैं ना, पता नहीं क्यों ज़बरदस्ती की अंग्रेजी है, कॉमन नेम बोल देते हो, हमें क्या पता, हमें क्या करना, हमें तो बोर्ड के एग्जाम पे ध्यान देना। यही रिएक्शन आगे कंटिन्यू भी होता है, बुक में तो यही छोड़ दिया इन्होंने, आगे लिखा ही नहीं है, बट हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं। अगर क्लोरीन एक्सेस है, एक्सेस का मतलब समझे ज़्यादा अच्छे खासे अमाउंट में, तो फिर से अब ये बचा, यानी CH3Cl और फिर से क्लोरीन मिल गया, तो एक H और एक Cl फिर से क्या निकालने, यहाँ पे फिर से सनलाइट HNU से भी दिखाते हैं, फिर से एक HCl निकाल दिया और अब बचा CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, मिथाइल डाइक्लोराइड, पता नहीं, है ना। ज़्यादा अंग्रेजी पे ध्यान नहीं देना, जो बुक में लिखा वही करना है, रिवीजन क्लास चल रही। और एक्सेस अगर क्लोरीन है हमारे पास, और क्लोरीन है, खूब सारी क्लोरीन है, तो अब क्या बनेगा, CH2Cl2 में क्या जोड़ा, Cl2, क्योंकि बहुत सारा क्लोरीन है हमारे पास, है ना। और इससे क्या बनेगा, एक और H हटा देंगे, CHCl3 प्लस HCl, और यही हमारा बहुत फेवरेट कंपाउंड होता है, क्लोरोफॉर्म होता है ना। लेकिन ऐसा मत सोचना कि 10 तक का पढ़ लिया और बदमाश बनने गए और किसी को किडनैप करने पहुंच गए, क्लोरोफॉर्म डाला, दूसरे को सुंघाया, वो बेहोश नहीं हुआ। इतनी जल्दी नहीं चलता है जैसा पिक्चरों में दिखाते ना, यार पीछे से कोई आया यूं पकड़ के ले गया, ऐसा नहीं होता है। मुझे पता नहीं, मैंने ऐसा पढ़ा है। इससे पहले तुम लोग मुझ पे ब्लेम डालो कि सर आप फेल्ड बदमाश है, नहीं ऐसा नहीं, फेल्ड है कि नहीं वो नहीं पता। इसके बाद और अगर हम लगा दें, है ना, तो सेम प्रोसेस, CHCl3 में अगर फिर से क्लोरीन ऐड करोगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये बनाएगा CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोलते हैं, और HCl। तो अगर तुमसे कहें कि HCl प्रोड्यूस करना है, मीथेन है, क्लोरीन है, तो तुम बड़े आसानी से प्रोड्यूस कर दोगे। तो देखो HCl प्रोड्यूस करने पे क्वेश्चन बन गया। चैप्टर क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बना क्या रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये ना कहना सर इसमें भी C आता है, वो C अलग है, वो क्लोरीन वाला C है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो अगर क्लोरीन एक्सेस में होगा तो ये होगा, अगर मीथेन एक्सेस में होगा तो यहीं पे रुक जाएगा। बुक में लिखा है कि नहीं मेरे को पता नहीं है, ऐसा कुछ लिखा है, नहीं लिखा है, ठीक है, खैर। हाँ, तो ये तो हो गई तुम्हारी 4 प्रॉपर्टीज, 4 ही पढ़े ना हमने, हाँ 4 प्रॉपर्टीज। पहला क्या था, कंबशन, दूसरा था ऑक्सीडेशन, तीसरा था एडिशन या रिडक्शन था हमारे केस में, है ना। वो इस केस में रिडक्शन था, जरूरी थोड़ी हम हाइड्रोजन ही ऐड करें, हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और चौथा था सब्स्टिट्यूशन, ठीक। इसके बाद बुक में बहुत थोड़ा ही सा बचा है ना। नेक्स्ट आता है सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, एथेनॉल एंड एथेनॉइक। एथेनॉल तो बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में, है ना। एथेनॉल की बात करते हैं, तो एथेनॉल के रिएक्शंस पे आते हैं, रिवीजन क्लासेस। एथेनॉल क्या होता है वो तो तुम किसी भी जगह, जहां पे भी मोहल्ले में भीड़ लगी हो, लोग खरीद रहे हो, वहां समझ लेना एथेनॉल ही होगा। और अगर पी के कोई बेहोश पड़ा है तो समझ लेना वहां एथेनॉल नहीं मेथेनॉल होगा।
है ना, जानते हैं कुछ लोग। चलो भाई देखते हैं रिएक्शन ऑफ एथेनॉल। तो इन केस आपको ना पता हो इसको हटा देते हैं, पूरा इतनी मेहनत से मैंने लिखा है। अगर आपसे पूछा जाए कि एथेनॉल होता क्या है, तो C2H5OH, ठीक है, तो CH3CH2OH ऐसे भी लिख सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज एथेनॉल। एथ का मतलब 2 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, और ऑल का मतलब अल्कोहल, ठीक है। तो सारे अल्कोहल पिए नहीं जाते हैं, पहले ही बता रहा हूं, कम से कम इतने तो पढ़ लिख जाओ। देखा, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है बस पहुंच जाओ और कुछ भी पी लो उठा के। पहला रिएक्शन, हाँ देखो लिखा भी हुआ है, लिखा भी हुआ है बुक में, इनटेक ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर एथेनॉल, है ना, कैन बी लीगल। तो जो हम पीते हैं, हमने, जो तुम लोग, जो तुम भी नहीं, जो बाकी लोग पीते हैं, उसमें कितने % एथेनॉल होता है? अरे 5% वाले बोल रहे हैं, भाग 42%। वो डिपेंड करता है आप क्या खरीद रहे हो, कॉमर्शियल हो। हाँ ठीक है, काम की बात पे आते हैं, चलो पढ़ाई पे आते हैं। पहला रिएक्शन इन्होंने दिया हुआ है रिएक्शन विथ सोडियम, ठीक है। तो बड़ा ही आसान सा रिएक्शन होता है। इसमें 2 एटम्स, दो मॉलिक्यूल्स इसके लिए जाते हैं, और सोडियम में भी 2 ना लिए जाते हैं, ठीक, और इनसे मिला करके बनता है सोडियम एथॉक्साइड, ठीक। अब देखो हाइड्रोजन पे भी प्लस चार्ज होता है, सोडियम पे भी प्लस चार्ज होता है, ठीक है। मान लेते हैं कि अच्छा हुआ इन्वर्टर ऑन है, नहीं तो लाइट चली जाती, बड़ा खराब लगता उसमें। तो भाई मान लो 2 कंपाउंड है, एक बदमाश है, एक बड़ा बदमाश है, तो बड़ा बदमाश छोटे बदमाश को हटा देगा, समझ रहे हो ना। और भाई मान लो कोई MP है, MP जानते हो ना, मध्य प्रदेश नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना। MP को देखा ना, वो फॉर्च्यूनर में चलते हैं पे 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 बिना वजह हॉर्न बजाते हुए, है ना, पीछे भीड़ आ रही होती है। लेकिन अगर CM जा रहे होंगे तो MP भी किनारे खड़े रहते हैं, ठीक। तो उनसे बड़ा बदमाश, उनसे बड़ा नेता कोई नहीं है। और CM कहीं जा रहे होंगे तो उनके पीछे वो 20 गाड़ियां जा रही होंगी, पता नहीं क्यों। लेकिन अगर PM जा रहे होंगे तो वो कहीं किनारे से खड़े रहते हैं, क्योंकि PM ज़्यादा बड़े नेता हैं। बहुत वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना चाहिए, है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये बदमाश है पर कम है, ये बदमाश है बड़ा वाला है, ये कहेगा तुम बेटा हट जाओ, लेकिन इसकी फीलिंग्स ना हर्ट हो, अकेला ना जाए कहीं, तो कहा तुम दूसरा हाइड्रोजन भी लेते जाओ। होता है ना कि तुम बातें करते तुम निकल जाओ, तुम्हारा दोस्त भी निकल जाए, अकेले मत जाओ, फीलिंग्स हर्ट होंगी। तो यहाँ पे बनेगा सोडियम एथॉक्साइड, है ना। ये सारी बकवास ऐसी रहेगी, CH3CH2ONA, O पे नेगेटिव, Na पे प्लस, पता नहीं क्यों लिखते हैं, बुक में लिखा है, लिखा है, हाँ हम भी लिखेंगे, हाँ पता नहीं क्यों लिखा हुआ है सोडियम एथ ऑक्साइड, हमें नहीं पता क्यों। अच्छा खासा नोमेनक्लेचर चल रहा था जबरदस्ती, है ना। लॉजिक ये है कि हमेशा पहले पॉजिटिव वाला कैटायन होता है ना, पॉजिटिव। हाँ देखो केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हम नहीं याद रखते हैं, रट्टे वाली चीज़ नहीं याद होती, तो पहले पॉजिटिव आयन को बोलते हैं, है ना। जैसे NaCl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड सोडियम क्यों नहीं बोला, क्योंकि पहले पॉजिटिव बोलते हैं। दुनिया ऐसे ही चल रही है, पहले अमीरों की बात करते हैं ना। तो यहाँ पे ये 2 बन गए और साथ में बन गया, ये पूरा आ रहा है क्या, आ रहा है ना, पक्का बाहर तो नहीं निकल रहे, हाँ पता लगा, यहाँ तक ही दिख रहा है, आ रहा है, कहाँ आ रहा है भगवान जाने। इसको बंद कर दो प्लीज़, गेट को बंद कर दो, जनरेटर की आवाज़ आएगी। तो यहाँ पे बनेगा H2, अकेला ना निकले तो बाहर चला गया, कौन चला गया, अच्छा ये समझ में आया। थैंक यू, बंद तो नहीं किया तुमने। हाँ बोला नहीं, ध्यान दे देखना भी। तो ये बन गया सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक।
हाइड्रोजन गैस बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है एथेनॉल से। हाइड्रोजन गैस आजकल गाड़ियां सुनने में आई ना, वो गाड़ियां हाइड्रोजन पे चलेंगी। अबे कहाँ से लाओगे हाइड्रोजन? एयर में तो मिक्स्ड है, कहाँ से लाओगे? मैक्सिमम इज नाइट्रोजन। अब ऐसा तो ये हाइड्रोजन का आइटम, ये हाइड्रोजन का आइटम, ऐसा हम नहीं कर सकते, हमको कहीं से लाना पड़ेगा। तो एक तरीका ये है ना, शायद इसमें लिखा भी होगा इसका कि हमने बकवास क्यों पढ़ी, मतलब कि इंपॉर्टेंट बात क्यों पढ़ी है। नहीं लिखा है, बहुत अच्छी बात है ना, काम की बात पे हैं। रिएक्शन समझ गए ना क्या होता है? तो टेक्निकली ऐसा कुछ होता है, C2H5OH और C2H5OH, यहाँ से Na और Na का एटम है ना, ये यहाँ लग जाता है, ये यहाँ लग जाता है, ये दोनों आपस में लग जाते हैं और सब ये बन जाता है। ये कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो ज़्यादा बड़ा बदमाश छोटे बड़े बदमाश को साइड कर देता है ना। ये तो पहली प्रॉपर्टी थी, है ना। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, मेरे को पता भी नहीं है क्या है, हाँ पढ़ाने आ जाए बस। दूसरी प्रॉपर्टी है, इसमें कह रहे हैं हीटिंग एल्कोहल एट 443 केल्विन with excess concentrated sulfuric acid results in dehydration। dehydration का मतलब क्या निकलेगा? वाटर का एक मॉलिक्यूल, एक या दो या जितने भी हैं, और ईथीन बनेगा। क्या बनेगा? ईथीन। तो भाई हम लोग एथेनॉल की ही तो बात कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से, C2H5OH में सबसे पहले तो 443 केल्विन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ही लिखा होगा इन्होंने, हाँ उसमें हॉट भी लिखा हुआ है, हीट भी कर रहे हैं हॉट भी ले रहे हैं, होगा कुछ। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो बहुत हॉट है ना, लाइट भी आ गई। तो सबसे पहले तो देखो ध्यान से, अच्छा H2SO4 क्यों लिया है? क्योंकि इससे H+ आयन बनेंगे, वो H+ इस OH को निकालने की कोशिश करेगा, ऐसा कुछ होगा। और जब यहाँ पे केवल SO4 बचेगा तो वो यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा। मैकेनिज्म समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? क्लियर है? यहाँ से OH निकालेगा, यहाँ से H निकालेगा, क्या बनेगा? सबसे पहले तो H2O। अब यहाँ से OH, यहाँ से H निकाल दिया तो यहाँ CH2 और CH2 यानी ईथीन बनेगा। देखो मैं पूरा लिख करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे था CH3 है ना, और यहाँ था CH2 और यहाँ पे था, इधर लगा देते हैं OH। 10th के हिसाब से बता रहे, बहुत डिटेल में ना जाना कि अरे सर वो हमने 12th की किताब में देखा, इतना भी दिमाग नहीं लगाना है। तो यहाँ से H+ आया H2SO4 से, वो इस OH को लेकर निकल गया, ठीक। SO4 आया, उसने कहा हमको तो वापस H2SO4 बनना है, H+ निकल चुका है। SO4 आया, वो इस H को लेके निकल गया, तो क्या वापस H2SO4 हमें मिल गया? कोई दिक्कत। और वो H2O तो बन ही गया क्योंकि निकल रहा है H और OH-। तो क्या बना हमको? H2O मिल गया। अब क्या बचा यहाँ? भैया ये कह रहा है देखो हमको तो 4 वैलेंसी अपनी सेटिस्फाई करनी, 1 2 3 तो हैं, इसकी भी 1 2 3 तो सेटिस्फाइड है, एक अगर और हम लोग शेयर कर लें तो सब कुछ सही चल जाएगा। ऐसा चला पूरा एथेनॉल से इथीन तक का सफ़र। समझ में आया? कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, तो यानी कि ध्यान से देखना कि ये क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है, A से बना B, B से बना C, है ना। हमने कहा कि भैया कि एक हमारे पास कंपाउंड था जिसको लोग ड्रिंक करते हैं या वो टिंक्चर वाले उसमें काम में भी लिया जाता है ना, स्पिरिट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और हमने उससे बनाया बी में जब निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड किया तो हमको मिला ईथेन। तो बताओ A और B क्या होंगे? तो ईथेन मिला, इसका मतलब ईथीन था, ईथीन बना, इसका मतलब एथेनॉल था। तो ऐसे भी कंपाउंड्स के क्वेश्चंस आते हैं,
जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होगा। क्या तुम्हें रिएक्शन एकदम क्लियर है? पक्का? कोई प्रॉब्लम? तो दो ही प्रॉपर्टी दे रखी हैं तुम्हारे सिलेबस में, आजकल के फ्यूल में भी यूज़ होता है। एथेनॉल ब्लेंड किया जाता है, थोड़ा सा मिक्स किया जाता है एथेनॉल, ठीक है, ताकि पेट्रोल की थोड़ी सी खपत कम हो। एथेनॉल से भी काम चल जाता है। कुछ लोगों ने तो गाड़ी वाड़ी भी बना दी है, बहुत अच्छी एफिशिएंसी नहीं होती, बट हाँ हम लोग वर्क कर रहे हैं, हम लोग बढ़ रहे हैं धीमे धीमे, कि एक दिन आएगा जब शराब की बोतल खरीदेंगे और सीधा उससे गाड़ी चलाएंगे, है ना चले तो फिर उसके और भी यूजेस हैं, जैसे मेडिकल पर्पस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इथीन बना सकते हो उससे, है ना। काम की बात पे आते हैं, एथेनोइक एसिड पे चलते हैं। तो एथेनोइक एसिड क्या होता है? CH3COOH, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, ये सब हटा देते हैं। तो CH3 और COOH, दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग 2 कार्बन एटम्स। इसकी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, सीधा काम पे आते हैं, फालतू बातों में नहीं। इसी को याद होगा तुमको कि इसको एक बहुत अच्छी बहुत ही ख़राब चीज़ में खाया जाता है, जिसको हम कहते हैं चाउमीन। बिना वजह मुझे बहुत ख़राब लगती है चाउमीन, है ना। उसमें डाला जाता है ना, सिरका डालते हैं, अचार में डालते हैं, और इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। एप्पल साइडर विनेगर का भी नाम सुना होगा, लोग पीते हैं कि दुबले हो जाएंगे, और उसके बाद दबा के 4 पराठे खा लेते हैं, फिर कहते हैं एसिटिक एसिड बेकार है ना। तो लिमिट में खा जाता है उस सब। चलो काम की बात पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको कहते हैं ईस्ट्रीफिकेशन। इसमें लिखा भी हुआ है ईस्टर्स आर मोस्ट, तुम्हारे में ईस्टर तो है नहीं, डायरेक्ट ईस्टर्स आर मोस्ट कॉमनली बोल दिया गया। खैर चलो काम की बात पे आते हैं। तो जब एथेनोइक एसिड को एथेनॉल के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो एक वाटर निकल जाता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है और बनता है ईस्टर। तो अगर इसी में हम इनको अगर हम ऐड करते हैं, है ना, और ये थोड़ा सा एसिडिक मीडियम में किया जाता है, तो देखना क्या बनता है। इसको यहीं पे लिख लेते हैं। सबसे पहले तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, कहीं से भी, इधर से H निकल गया, इधर से OH निकल गया, और क्या बनेगा बताओ? इथाइल एसीटेट, है ना, ऐसा कुछ बनेगा। CH3CO OH एक निकल चुका है ना, क्या ये बनेगा या कुछ और बनेगा? कहाँ से आएगा और कहाँ पे आएगा? हाँ ओ हाँ, यहाँ पे आएगा ना, इस तरफ को, ऐसा पूरा बनता है। इसको हम कहते हैं ईस्टर। डिटेलिंग में बहुत ज़्यादा हमें नहीं जाना है। ईस्टर क्यों बोलते हैं? इसकी जो स्मेल होती है बड़ी फ्रूटी स्मेल होती है। अब ऐसा कहा जाता है, मैंने कभी ईस्टर कोई सूंघा नहीं है, बीइंग वेरी फ्रैंक, नहीं सूंघा, है ना, ऐसे शौक नहीं है मुझे। तो इसको ईस्ट्रीफिकेशन कहते हैं। लिखा भी हुआ है ईस्टर आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेज, है ना, दे आर यूज्ड इन मेकिंग फ्लेवरिंग सब्सटेंसेज और परफ्यूम्स। आजकल तो एथेनॉल भी यूज़ होता है। परफ्यूम लगाने पे ठंडा ठंडा फील होता है, कभी ऐसा देखा तुम लोगों ने? परफ्यूम जो डीओ वगैरह होते हैं ठंडे ठंडे फील होते हैं। द रीज़न इज सेम कि वो एथेनॉल भी उसमें होता है, ईस्टर भी होता है, और बड़ी जल्दी इनका जो इवेपोरेशन होता है बहुत जल्दी हो जाता है, तो वो फील होते हैं ठंडे ठंडे। काम की बात पे आते हैं सीधा। सोप बनाने में भी इस्तेमाल होता है। क्या सोप पे भी आते हैं? हाँ, दूसरा रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन विद अ बेस। अरे एसिड का बेस से रिएक्शन क्या बनाएगा? सॉल्ट और वाटर, इतना हमको पता है। तो कोई भी एसिड ले लो, जैसे हमारे केस में CH3COOH है, और एसिड कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या बनाते हैं? H+ आयंस। तो इससे मिलेगा H+। हमको हम ले लेते हैं NaOH, यानी एक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड। कैसा सॉल्ट बनाएगा? बेसिक सॉल्ट, जो स्ट्रॉन्ग होगा उसके जैसा सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ से क्या बनेगा? सबसे पहले तो H2O निकाल दो,
क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे H2O लिख देते हैं, और बचा CH3COONA। इसका नाम, हाँ अंग्रेजी तुम्हारी, नाम याद कर लेना, तरीका समझ गए। सो दिस इज अ सॉल्ट, दिस इज वाटर, दिस इज बेस, दिस इज एसिड, टेक्निकली दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वही जो पहले चैप्टर में पढ़ा था है वही चीज, नया कुछ नहीं आया। हमको पता केवल H2O निकाल दो, जो बचे उसको जोड़ दें, एंड दिस सॉल्ट विल बी बेसिक, थोड़ा सा बेसिक सॉल्ट हो गए, राइट। उल्टी बुक हो गई, हाँ हाँ। एक लास्ट प्रॉपर्टी और इसकी दी हुई है कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ किसका, कौन सा है, एथेनोइक एसिड का रिएक्शन क्या बनाता है, फिर वही बनाता है, याद करो। एसिड का सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन क्या बनाता है, सॉल्ट वाटर और CO2 बनाता है। तो यहां पे भी वही बनाएगा, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूं। अगर आपको बेसिक्स पता है उसके तो आप सारे काम कर सकते हो, पहला चैप्टर जरूरी है। तो सॉल्ट वाटर और CO2 बनाता है। इसके बाद बचता है सोप और डिटर्जेंट। आई टेक हार्डली 5 to 10 मिनट्स मोर, और बात करते हैं सॉल्ट और वाटर, सोप की और डिटर्जेंट की। अब ये सोप होता क्या है, सोडियम स्टेरेट और सोडियम पाल्मिटेट, ये दो कंपाउंड होते हैं, इनसे हम बनाते हैं साबुन। सोप को कहते हैं साबुन, ठीक है। नेचुरली भी पाया जाता है, सोप नट्स के नाम से वो कुछ मिलता है ना। तो आप लोग नेचुरली भी उसको अगर पानी में ऐसे रब करोगे तो उससे भी झाग बनता है। तो सोडियम स्टेरेट C17 शायद या C15 होता है, 17 होता है क्या, मेरे को याद नहीं, हाँ ऐसे कुछ होता है, 17 और 15 ऐसा कुछ होता है। तो इनके कंपाउंड्स जो होते हैं सोडियम स्टेरेट और सोडियम पाल्मिटेट, इससे हम बनाते हैं साबुन। साबुन में खासियत क्या है, साबुन दो पार्ट में होता है, ऐसी एक लॉन्ग चेन होती है। एक होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड और एक होता है नेगेटिवली चार्ज्ड एंड। जनरली पॉजिटिवली चार्ज अगर मैं सोडियम इस्तेमाल कर रहा हूं तो वो होगा, ठीक। पोटेशियम का भी होता है, जो घरों में इस्तेमाल होते हैं साबुन वो पोटेशियम वाले होते हैं, क्योंकि सोडियम ज़्यादा हार्श होता है तो पोटेशियम भी है, बट ठीक है चलता है। और यहाँ पे COO समथिंग समथिंग होगा, ठीक है। बुक में अगर तुम्हारे में मेंशन्ड होगा तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं बताऊंगा। ऐसा कुछ नहीं मेंशन है, बहुत अच्छी बात। अब देखो साबुन में दो एंड हैं, एक है पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड, एक है नेगेटिवली चार्ज्ड एंड। जो पॉजिटिव, जो सोडियम वाला पार्ट है, H2O मॉलिक्यूल अगर तुम देखो तो H2O इज ऐसा कुछ होता है ना मॉलिक्यूल, इधर थोड़ा सा प्लस, इधर थोड़ा सा प्लस, इधर थोड़ा सा माइनस चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, वर्किंग बता रहा हूं, ठीक। और मान लो कहीं पे एक, पहले तो हटा देते हैं फालतू चीजें सारी जो लिख दी हैं, समझाने के लिए सिर्फ लिखा है, ठीक है। तो एक होता है वो एंड जो पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है, यानी सोडियम वाला एंड, और एक वो एंड होता है जो पानी से दूर भागता है, या जो डर्ट ऑयल एटसेट्रा ग्रीस वगैरह आपके कपड़ों में जो चिपक जाती है उसको हटाने के लिए काम आता है। तो भाई एक ये सोडियम की पॉजिटिवली चार्ज चेन है और ये पूरा हाइड्रोकार्बन होगा ऐसे कुछ, ठीक है, कितना भी लंबा हो सकता है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। सारे पॉजिटिव वाले पानी के मॉलिक्यूल की तरफ भागेंगे, सारे नेगेटिव वाले डर्ट की तरफ भागेंगे। तो अगर कोई डर्ट, ये है हमारा डर्ट, ठीक है, पानी में कपड़े में चिपका हुआ है, और ऐसे सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज्ड वाले इससे चिपक जाएंगे, पॉजिटिव वाले इससे दूर भागेंगे। जो पार्ट पानी की तरफ जाता है वो कहलाता है हाइड्रोफिलिक, जो पानी से दूर जाता है वो हाइड्रोफोबिक। तो दिस इज हाइड्रोफिलिक एंड दीज पार्ट्स आर हाइड्रोफोबिक। फोबिक का मतलब होता है जो डरते, जैसे पढ़ाई से तुम लोग, है ना,
तो हाइड्रोफिलिक एंड पानी की तरफ रहेगा, हाइड्रोफोबिक एंड डर्ट से अट्रैक्ट हो जाएगा, डर्ट से चिपक जाएगा और उस पार्टिकल को इतना बड़ा कर देगा कि थोड़ा सा भी एजिटेट करे। ऐसा नहीं कि बस साबुन मुंह पे लगाया, बस लगाया और थोड़ी देर बाद एकदम मुंह साफ हो गया। स्पेशली गर्मियों में, सर्दियों में तो देखो ना भी लगाओ तुम, है ना, चल जाता है काम। ये सारे पार्टिकल मिल जाते हैं और उस एक अजीब सा बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसको क्या नाम दिया गया है? मिसेल, है ना, शायद बड़ा ही वो फंजाई पता नहीं क्या क्या होता है, वैसे मिसेल होता होगा, आई एम नॉट श्योर। प्रोनाउंसिएशन का क्या करना है अपने को, तो लिखने का मतलब है, बाद में पढ़ लेंगे प्रोनाउंसिएशन। वैसे मैंने आज तक तो नहीं पढ़ा है, शायद तुम भी ना पढ़ पाओ है ना। तो काम की बात पे आते हैं। तो एक बड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना देता है जो हल्का सा भी एजिटेट करने पे, एजिटेट का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा गुस्सा दिखाने पे, ये पार्ट देखो, ये पॉजिटिव वाले सब अलग हो गए, है ना, अलग हो गए हैं या चिपके भी हैं तो दूर थे। ये जो बड़ा सा एक स्ट्रक्चर बन गया, इसको थोड़ा हमने ऐसे मुंह को अपने या दूसरे के, जिसको भी धो रहे हो, है ना, ऐसे किया तो ये जो डर्ट मॉलिक्यूल है जो पहले नहीं निकल रहा था, अब वो बड़ा सा एक स्ट्रक्चर मिसल फॉर्मेशन में आ गया और एजिटेट करने पे निकल गया। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि व्हाई एजिटेशन इज रिक्वायर्ड व्हाइल वॉशिंग द क्लोथ्स विथ सोप। तो द आंसर इज सो एज टू रिमूव दिस डर्ट पार्टिकल। ठीक है, कोएगुलेट हो गया है, उसको हटाना है। बात समझ में आई? बिल्कुल ऐसे समझो, तुम लोगों ने मान लो कहीं किसी दुकान में चोरी करने गए, पुलिस आ गई, पुलिस ने तुमको चारों ओर से पकड़ रखा है, जैसे रॉकस्टार मूवी में होता ना, रणबीर कपूर को सब पकड़ के ले जाते हैं तो चिल्ला रहा होता है बिना वजह, है ना। तो आपको किसी ने पकड़ रखा है पुलिस वाले ने, तुम कोशिश कर रहे हो नहीं मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता हूँ, कोई जेल थोड़ी जाना चाहेगा, थोड़ा सा एजिटेशन चाहिए होता है पुलिस वाले को, दो लगाएंगे तुम्हारे तब है ना। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी होगा। ठीक, तो एजिटेशन क्यों रिक्वायर्ड है? मेरे शायद टाइम पे, मेरे को याद भी नहीं, बहुत छोटा था तब। हाँ, काम की बात पे आते हैं। तो मिसल फॉर्मेशन पे थे हम लोग। हाँ, हार्ड वाटर में क्या प्रॉब्लम आती है? हार्ड वाटर क्या होता है? अब ये मत कहना आइस होता है, इतना दिमाग मत लगाना, जमा दी हार्ड हो गया हार्ड वाटर, ऐसा नहीं होता है। जब सल्फर के या कुछ ऐसे सॉल्ट मिक्स हो जाते हैं, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, सल्फर भी थोड़ा बहुत आ गया, तो जब कई सारे नमक अलग अलग तरह के मिक्स हो जाते हैं तो बनता है हार्ड वाटर। और सॉफ्ट वाटर क्या है? जिसमें नमक कम होते हैं, सब में इम्प्योरिटीज होती हैं, TDS जिसको बोलते हैं, है ना। तो एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके देखना, अगर घर पे वो बोरिंग वाली सप्लाई हो, थोड़ा सा पानी उससे निकालना, ठीक है, उसमें साबुन घोलना, उतना ही साबुन RO वाली सप्लाई में घोल के देखना, RO में बहुत बढ़िया झाग बनता है, ट्राई करके देखना। RO के अंदर मत घोलना प्लीज़, ये मेरा सजेशन है। साइंस के लिए करना चाहो यू आर फ्री टू डू दैट। अब सुनो क्या हो रहा है। तो हार्ड वाटर में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जो सॉल्ट के ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, ये सोडियम उनसे चिपक जाएगा जाकर के, कोएगुलेट करेगा ही नहीं और बनाता है स्कम। बहुत ज़रूरी चीज़ है SCUM, याद रखना। ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है कि वाई सोप्स डू नॉट वर्क विद हार्ड वाटर, ये डू नॉट वर्क वेल विद हार्ड वाटर। तुम एजिटेट भी करोगे, अरे जब वो ये मिसल फॉर्मेशन करेगा ही नहीं तो कहाँ से डर्ट निकलेगी? इसका एग्जाम्पल मेरे केस में था, है ना। तो हम लगाते रहे, इतना इतना शैम्पू निकाल गया, खूब सारा, मतलब 3 लोग नहा ले उतने शैम्पू में, यार वो झाग नहीं बनता, वो फील नहीं आ रहा। फिर पता चला वो बोरिंग वाला पानी है डायरेक्ट, तो सप्लाई वाले पानी से नहाना चालू किया, जो वाटर वाली सप्लाई आती है, 9th में तुमने पढ़ा भी होगा कैसे वो साफ़ करी जाती है, हार्ड से सॉफ्ट किया जाता है उसको, है ना। तो वहाँ पे फिर देखा कि इतने से शैम्पू में सींग बन जाते हैं बालों के, है ना। तो नेक्स्ट काम की बात पे आते हैं। तो हार्ड वाटर में क्या होता है? स्कम बनता है। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के 2 तरीके, या तो तुम्हारे में ट्रीटमेंट प्लांट लगाओ तुम्हारे घरों में, है ना, कि हार्ड वाटर उससे पास हो, सॉफ्ट वाटर तुम्हें मिले, या फिर तुम एक नया सब्सटेंस ले आओ जिसमें लगे होते हैं सल्फेट्स,
SLS तुमने नाम सुना होगा। डिटर्जेंट्स, आज अपने घर जाना, ठीक है, और अपने टूथपेस्ट में पढ़ना क्या SLS या सोडियम लॉरेल सल्फेट, दो वर्ड्स होते हैं, आज घर जाके करना सब लोग ये काम, ठीक है, सोडियम सल्फेट, ठीक है। अब साथ में हो सकता है लॉरेल हो या लॉरेथ भी लिखा होता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। घर जाकर के पढ़ना और फिर सोचना, जब सुबह सुबह अपने दांतों को साफ करते हैं ना, तो वो झाग किसका बनता है, वो यही डिटर्जेंट है। और हर बार 5 से 10% जो मंजन है, मंजन बोलते हैं ना, हिंदी है, पेस्ट है ना, उसको आप खाते हो, वो आपके शरीर में जा रहा है, सफाई नहीं कर रहा है, नुकसान कर रहा है ना। शैम्पूज में भी होता है, फेस वॉश में भी होता है, सोप का तो हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। आप सबको डिटर्जेंट दिया जा रहा है, जाके पढ़ना इंग्रेडिएंट्स, 2 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे करना। और फिर SLS फ्री वाले जो पेस्ट होते हैं वो आते हैं 250, 300, इतना ही बड़ा। घर पे बताओगे तो कहेंगे पागल है क्या, हमारे ज़माने में हम दांत साफ करते आए हैं। तो मानो, है ना। इसका उपाय मैं रिकॉर्डिंग बंद करके बताऊंगा कि क्या हो सकता है, ब्रांड के बारे में नहीं बताएंगे, है ना। तो काम की बात पे आते हैं। तो SLS इज सोडियम लॉरेल सल्फेट। तो ये जो सोडियम और पोटेशियम दिक्कत कर रहे थे, हम सल्फेट ले आए बीच में, लिखा भी होगा शायद इसमें, हाँ, इसके बारे में लिखा होगा, हाँ, अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड कॉल्ड एट डिटर्जेंट। डिटर्जेंट आर जनरली सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड या फिर अमोनियम सॉल्ट्स विद क्लोराइड और ब्रोमाइड आयंस। कुछ एक्स्ट्रा आयंस हम ले आते हैं जो अपना काम वही करते हैं। सोप में, हार्ड वाटर में स्कम बनता है, डिटर्जेंट में हार्ड वाटर में लैदर बनता है, लेदर नहीं लैदर, झाग, राइट। इसमें कुछ चीज़ें देखो लिखा हुआ है, डिटर्जेंट्स आर यूजुअली यूज्ड टू मेक शैम्पूज एंड प्रोडक्ट्स फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स। काम की बात जिस पे क्वेश्चंस आते हैं वो भी सुन लो कि सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो सोप जो होते हैं वो कंपैरेटिवली इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, कंपैरेटिवली बोला, और ये जो डिटर्जेंट होते हैं ये बड़े खतरनाक होते हैं, इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा खतरनाक है। तो पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, ज़्यादा मैं तो कहूँगा ये दूसरा लिखो। पहला डिफरेंस कि हार्ड वाटर में सोप वर्क नहीं करते हैं, सॉफ्ट वाटर में सोप्स वर्क करते हैं। डिटर्जेंट हार्ड वाटर में वर्क करते हैं और सॉफ्ट वाटर में वर्क करते हैं। वो तो दोनों में करेंगे ना, दोनों में करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? पक्का। आज घर जा करके सबकी एक्टिविटी, घर जाइए अपने टूथपेस्ट में चेक करिए क्या ये या सोडियम, देखो सोडियम ज़रूरी नहीं है, ये लॉरेल सल्फेट होगा या लॉरेथ सल्फेट होगा। अगर ये है तो ब्रश करना बंद कर दो, दांतों को स्क्रब करके आओ, है ना, वो आता है ना सैंड पेपर, उससे घिस के आओ थोड़ा सा, है ना। तो इसका मैं उपाय अभी बताता हूँ, रिकॉर्डिंग पहले बंद कर देते हैं फिर मैं बताता हूँ। तो ये तुम्हारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, आखिरी का आधा पार्ट था, है ना। तो पहले इसको बंद करते हैं फिर बताते हैं।